सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। कर लेते हैं हमारा जो ये बीपीएसई जो आपका कोड है थर्ड ईयर का, इसमें 141 का ये कोड है, पोल साइंस का कोड है। तो इससे हम पहले जो अपने वीडियोस में ये देखा कि उसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहां से जाके उस वीडियो को भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए ठीक है, क्वेश्चन लिख सकते हो आप लोग। महात्मा गांधी के स्वराज संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के स्वराज संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज से गांधी जी का क्या अभिप्राय था। तो पहली बात तो ये है कि गांधी जी का जो स्वराज का जो भूमिका रहा है वो महत्वपूर्ण रहा है। इनके द्वारा ही भारत को स्वराज की व्यवस्था को दर्शाने का प्रयास किया गया, ताकि भारत की खुद की एक नैतिकता व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था पर खुद का स्वराज हो, यानी कि खुद का राज हो, यानी कि किसी प्रकार का अंग्रेजी शासन व्यवस्था का अधिपति ना हो। इसी को स्वराज कहा गया। स्वराज का शाब्दिक अर्थ होता है स्वशासन। स्वशासन का मतलब होता है खुद का शासन होना, वो हमारा स्वराज कहलाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रशासन व्यवस्था है, ठीक है, जो आपकी राजनीति व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, जो आपकी धार्मिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था है, इन सारी व्यवस्थाओं का जो स्वरूप है वो हमारे द्वारा बनाया गया हो और हमारे द्वारा उसे पूर्ण भी किया जाता हो, वो हमारा स्वराज कहलाता है। गांधी जी ने इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए भारत के जो अस्तित्व व्यवस्था है उसको बरकरार रखने के लिए जिस तहत हमारे अंग्रेजी शासन व्यवस्था, ब्रिटिश शासन व्यवस्था और यूरोपीय कंपनी हमारे ऊपर राज कर रही थी, उसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गांधी जी के द्वारा स्वराज व्यवस्था को हमारे भारत में लागू किया गया, ताकि हमारा जो भारत है उस पर इसकी जो प्रशासन व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था है, उस पर किसी प्रकार का किसी और व्यक्ति का या फिर किसी और शासन व्यवस्था का राज ना होकर स्वयं का राज हो, वो हमारा स्वराज कहलाता है। ठीक है, गांधी जी ने इस मान्यता को आगे बढ़ाते हुए, उनके व्यक्तित्व जीवन को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाते हुए, उन्होंने अपनी शक्तियों और अपनी क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से जो पुरुष संख्या को बढ़ाते हुए, महिलाओं की व्यवस्थाओं को सुधारते हुए, इन्होंने खुद की जो भारत की व्यवस्था है उस पर उनका ही राज हो, इसीलिए बहुत बड़े पैमाने पे इनके द्वारा स्वराज व्यवस्था का अर्थ को आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, जिसके तहत ये देखने को मिलता है कि गांधी जी ने स्वराज व्यवस्था को ब्रिटेन की व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था और यूकोट्रेपिया जो है, जो कानून व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, इन सभी व्यवस्थाओं के रूप में जो हमारा राज हो, उसीलिए उनके द्वारा ये हमारा आधिपत्य किया गया। धर्मनिरपेक्षता और तथा नैतिकता को ध्यान में रखते हुए हमारी व्यवस्थाओं को हमारे भारतीय संविधान के रूप में यहाँ पर आलंगन किया गया। आलंगन का मतलब होता है हमारे भारत को बढ़ाने का प्रयास किया गया। गांधी जी ने स्वराज व्यवस्था को सर्वोच्च और बोल सकते हो सर्वोदय आदर्श व्यवस्था के रूप में देखा है, जिसके अंतर्गत गांधी जी ने राष्ट्रीय व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए, पाप से मुक्त करते हुए, ठीक है, अहिंसा से मुक्त करते हुए, जो ईर्षा व्यवस्था है, इन सब से मुक्त करते हुए हमारे खुद की आधिपत्य व्यवस्था का राज हो, वो हमारा स्वराज कहलाता है। स्वराज का मतलब ही है, यानी कि स्वशासन, इट मीन्स कि हमारा शासन की प्रक्रिया को ही स्वराज कहलाता है। क्लियर हो गया? हमारा ये क्वेश्चन है साइलेंट वैली, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली आंदोलन 1986 को संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए, यानी कि साइलेंट वैली आंदोलन क्या था उसके बारे में बताना है। तो साइलेंट वैली जो कि पाक भारत के केरल के आखिरी वर्षा के रूप में देखा गया, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उसको हमारे साइलेंट वैली के रूप में यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया गया। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ या फिर पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि भारत के जो क्षेत्र में है साइलेंट वैली, जो केरल के स्थित रूप में देखा जाता है, जो कि आपका पालकंड जो जिले में ये नीलगिरी पहाड़ियों की स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियों के बीच ये स्थित है पहाड़ी, जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के इलाके में झिंगुरो झिंगुरो
मुक्त व्यवस्था के रूप में यहाँ पे आगे बढ़ाया जाता है और साइलेंट वैली का नाम यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है। साइलेंट वैली अपनी सुदृढ़ और प्राकृतिक सौंदर्यता तथा मनोरम दृश्यता और केरल केरल के इस राज्य में विद्युत बोर्ड द्वारा प्रसारित जो पन पन बिजली है, यानी कि बिजली उत्पन्न करने की प्रक्रिया है केरल के क्षेत्र में। ठीक है। 1928 में जो आपका देखने को मिला कि यहाँ पर परियोजना के रूप में चिन्हित किया गया और साइलेंट वैली जो केरल का जन्म होता है, जन्मा जो, ठीक है। और भारत के लोगों के द्वारा ये आंदोलन किया गया ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि साइलेंट वैली जो है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, जहाँ पर बिजली उत्पन्न करने के लिए क्या है कि यहाँ पर बोल सकते हो कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पे बोल सकते हो बिजली उत्पन्न करने से प्रकृति को हानि हो, इसीलिए यहाँ के लोगों के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा इस साइलेंट वैली को संरक्षित करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, आंदोलन किया गया। ठीक है। उसके तत्पश्चात देखा गया कि इन घाटियों में, इन जो घाटियां, घाटियां क्या बोला जाता है, जो आप क्या बोल सकते हो कि जो हमारे बोल सकते हो कि तटीय क्षेत्र में होती हैं। ठीक है। तो इन घाटियों के तहत जो उत्पत्ति की व्यवस्था हुई है, जो आपका शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधियों का जो क्षेत्र रहा है, जहाँ पर यहाँ पे वृक्ष और बोल सकते हो वृक्षारोपण है, जो जल ग्रहण की रूपी है, आपका देखा जाता है 77 वर्ग किलोमीटर है। 77 वर्ग किलोमीटर, यानी कि जो यानी कि बोल सकते हो वर्षा होने की कैपेसिटी है 77 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। भारत के इस सर्वाधिक उपोषण यानी कि उष्णकटिबंधीय वन जो है, इसको मुक्त करके यहाँ पर एक घाटी का निर्माण करने का प्रावधान किया गया। घाटी का निर्माण बोल सकते हो, यानी कि एक जैसे कि मैनमेड जो स्विमिंग पूल होता है, ठीक उसी प्रकार से घाटी का निर्माण किए करने का प्रावधान यहाँ पे शुरू करने का व्यवस्था किया गया। तो साइलेंट वैली जैसे कि आपका पर्यावरण आंदोलन जो है 1980 के दशक में, 80 के दौरान यहाँ पर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित हुआ, राष्ट्र के ध्यान यहाँ पे आकर्षित हुए, या फिर राष्ट्र ने यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है। तो यहाँ पे पता चला कि बांधों के विकास के कारण यहाँ पे जो आपका बोल सकते हो पर्यावरण नुकसान हो रहा था, तो इस रूप में यहाँ पे आंदोलन में आने वाली सारी सारी समस्याओं का जो समाधान निकालने के लिए कुछ राजनीति व्यवस्थाओं ने भी अपने आप को आगे बढ़ाया था। अहिंसा आंदोलन के प्रतीक के रूप में ये जाना जाता है, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, बम्बई नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री सोसाइटी के रूप में। ठीक है। उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा, और उसका देखा जाता है कि बाबा हाल्टे, हाल्टे जो आपका सुनीता नारायण प्रमुख नेता हैं, जिनके द्वारा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अलग अलग हड़ताल भी किया गया पर्यावरण दलों के द्वारा भी, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को भी निर्माण किया गया। तो साइलेंट वैली भी एक उसी में से एक है, जो कि पर्यावरण को सुरक्षा और तथा यहाँ पे संरक्षित करने के लिए यहाँ पर इन घाटियों का निर्माण के विरुद्ध यहाँ पे क्या किया गया, आंदोलन किए गए, इसीलिए इसे साइलेंट वैली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये केरल का एक घाटी है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे उप उष्णकटिबंधीय वनों का स्वरूप देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे वर्षा की ऋतुएं जो है वो आपका 77 वर्ग किलोमीटर के रूप में आपका देखने को मिलता है, जो कि एक बारिश का मौसम में बहुत ही बेहतर यहाँ पे वातावरण उत्पन्न होता है। इसीलिए इसको रक्षा करने के लिए, इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए केरल शस्त्र साहित्य परिषद के रूप में यहाँ पे क्या है, इसका आंदोलन को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक सभाओं को बैठाने का निर्णय लिया जाता है, और निर्णय लेने के बाद इसके फेवर में, जनहित के फेवर में यहाँ पे साइलेंट वैली आंदोलन को पूर्णतः बोल सकते हो कि मंजूरी देने के बाद यहाँ पे क्या है कि घाटी बनाने का निर्माण की प्रक्रिया है स्थगित कर दी जाती है, यानी रोक दी जाती है। तो ये था आपका साइलेंट वैली आंदोलन, जो कि आपका देखने को मिलता है कि पूर्णतः आपका 1986 के आसपास ये आंदोलन महत्वपूर्ण रूप से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद अहिंसा आंदोलनों पर चर्चा कीजिए। आज़ादी के बाद अहिंसा आंदोलन जो थे उन पर चर्चा कीजिए। अब हमारा ये क्वेश्चन है, भारत में हुए विभिन्न महिला आंदोलनों का वर्णन करें। आज़ादी के बाद हम जो हमारा अहिंसा आंदोलन था वो तो क्वेश्चन हमने नेक्स्ट पार्ट में मतलब
पिछले पार्ट में ही कर लिया था। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हुए विभिन्न महिला आंदोलनों का वर्णन कीजिए। तो पहली बात तो यह है कि महिला आंदोलन जो कि महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, महिलाओं की यहाँ पे भूमिका महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलती है, जिसके तहत हमें ये देखने को मिलता है कि महिलाओं ने यहाँ पे अपनी भूमिकाओं को आगे बढ़ाते हुए अपने आज़ाद व्यवस्थाओं को निर्मित करने करने हेतु उनके द्वारा जो संरक्षित व्यवस्था को अपनाया जाता है, जिसके तहत वो अपने माध्यम से अपने अधिकार तथा अपनी स्वतंत्रता, अपने भूमिका तथा अपने ऊपर हुए शोषणों के विरुद्ध वो आंदोलन के रूप में उन्होंने अपने मांग करते हुए अपने आज़ादी की मांग करने की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आज़ादी के बाद हुए महिला आंदोलन के व्यवस्थाओं का। तो आज़ादी के बाद देखा जाता है कि महिला आंदोलन हमें बहुत से रूपों में देखने को मिलता है, जिसमें आपका पहला है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड में ये घटित घटना होता है, जिसके तहत 1973 में ये व्यवस्था देखने को मिलता है कि महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर, यानी कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे बढ़ चढ़कर इन्होंने अपने आप में भागीदारी निभाई है। और इनकी भागीदारी जो महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसके तहत हम ये देखेंगे कि चिपको आंदोलन में जो व्यवस्था रही है महिलाओं की, वो महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। इनके द्वारा ही जैसे कि आपका देखने को मिलता है कि गौरी देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को महत्वपूर्ण व्यवस्था रूप से आगे बढ़ाया गया। जो चिपको आंदोलन था, जैसा कि आपको भी पता है कि उत्तराखंड के क्षेत्र में जो वृक्षों की कटाई हो रही थी बड़े पैमाने पे, जो वृक्षों को काट के जंगलों को साफ किया जा रहा था, तो इस स्थिति में जंगलों के बचाव के कारण जो महिलाओं ने चिपक कर, यानी कि वृक्षों में चिपक कर अपने जान की बाजी लगाते हुए कि पेड़ों की कटाई के लिए उसे रोकने का प्रयास किया गया, इसीलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रख दिया गया। अब उसके तत्पश्चात हमें ये देखने को मिलता है कि जो ये आपका देखने को मिलता है कि महिलाओं ने बड़ी बड़ी स्वाभिमानी तरीके से अपने व्यवस्थाओं को पुरुषों को बराबर करते हुए अपनी स्थितियों को अपने आप को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वृक्षों की कटाई के लिए इन्होंने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया और लगभग 75 दिन तक इस आंदोलन में महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है दहेज विरोधी आंदोलन। दहेज विरोधी यानी कि दहेज विरोधी महिलाओं ने, जैसे कि हमारे भारतीय परंपराओं में एक ये दहेज प्रथा भी, यानी कि बोल सकते हो कि दहेज व्यवस्था भी है, वो महत्वपूर्ण भूमिका देखा है हमारे समाज में, जिसके तहत महिलाओं की विवाह, या फिर बोल सकते हो कि जो बोल सकते हैं कि जो लड़कियां हैं उनका वैवाहिक व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए दहेज प्रथा बड़े पैमाने पे वस्तुओं का, सामानों का, या फिर बोल सकते हो रकम पैसे लेने की प्रावधान हमारे समाज में पूर्णतः देखने को हमेशा से चलती आ रही है। इसके तहत हम ये देखेंगे कि जो दहेज प्रथा है, इसके विरुद्ध जो गरीब लोग हैं उनके द्वारा ये अपनी प्रथाओं को विकसित रूप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि उनके कारण, वो गरीब होने के कारण, दहेज प्रथा के कारण वो अपने जो लड़की है, या फिर बोल सकते हैं कि जो उनकी पुत्री है, उनका विवाह करवाने में असमर्थ हो जाते थे। तो इसी व्यवस्था को धीरे धीरे जो मजदूर लोग हैं उनके लिए दहेज प्रथा जो है एक दुखदाई व्यवस्था के रूप में रहा है। इसलिए माँ बाप भी अपनी लड़कियों को बोझ के रूप में समझने लगते थे। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे परिवर्तन किया गया और दहेज प्रथा को समाप्त करने का प्रयास हमारे समाज के द्वारा किया गया, कि ताकि हमारे समाज में दहेज प्रथा का पूर्ण रूप से विलोपन हो जाए, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। ठीक है, अब इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमारे अलग अलग जो समाज के, बोल सकते हो समाज सुधारक है, जैसे कि सबसे पहले आपका महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में इसका विद्रोह प्रदर्शन बड़े पैमाने पे हुआ। फिर दिल्ली में दहेज प्रथा, दहेज व्यवस्था को, उसके मुद्दे पे अब अपवाद हुआ और उसके बाद महिलाओं ने अपने इस व्यवस्था को, अपने इस उत्पीड़न व्यवस्था को उन्होंने खत्म करते हुए अपने अधिकारों की मांग करने का प्रावधान किया। और 1 जून 1979 में इसका विरोध, ये जुलूस निकाला गया और राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे समाज में, पूरे भारत में फैलता हुआ नजर आया। ठीक है, अब उसके बाद बोला गया कि यहाँ पे
हमें ये देखने को मिलता है कि दहेज प्रथा के रूप में आगे चल के यहाँ पे कुछ समय बाद हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे भारतीय व्यवस्था, भारतीय संविधान के अनुसार 203 भारतीय दंड संहिता भी लागू कर दिया गया। 203, 202 से 302 से लेके 306 तक यहाँ पे क्या है कि दहेज मांगने वाले व्यक्तियों पर उन पर कड़ी कार्रवाई तथा उन्हें जेल की प्रावधान की व्यवस्था भी हमारे समाज में लागू कर दिया गया। अब उसके बाद हमारा आज़ादी के बाद जो महिला आंदोलन के रूप में रहा है, वो एक नर्मदा बचाओ आंदोलन भी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता है, जो कि 1985 में हुआ था। वर्ष 1985 के तहत भारत में जो पर्यावरण के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो महत्वपूर्ण आंदोलन में से एक आंदोलन ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि नर्मदा पर बनाए जाने वाले बांध, जो कि आपका देखने को मिलता है कि सरदार सरोवर बांध के रूप में देखने को मिला कि यहाँ पे जो बनाए गए बांध से यहाँ की जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसका जो तालमेल है वो खराब होने के कारण महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर नर्मदा बचाओ आंदोलन की व्यवस्था के कारण उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ताकि नर्मदा की व्यवस्था और नर्मदा की जो प्राकृतिक रूप है उस पर किसी प्रकार का बाधा ना आए। इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की व्यवस्था भी इनके द्वारा लागू किया गया या फिर आगे बढ़ाया गया, ताकि उन व्यवस्थाओं में महिलाएं तथा हमारे जो किसान व्यवस्था है उन पर किसी प्रकार का जो नर्मदा का रुख परिवर्तन करने से जो स्थितियां उत्पन्न हो रही थी उनमें किसी प्रकार का समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रावधान भी हमारे समाज के द्वारा किया गया, ताकि हमारे समाज में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है उन्हें बखूबी रूप से आगे बढ़ाया जा सके, तथा उससे हमें ये देखने को मिला कि हमारा समाज पूर्णतः इस नर्मदा बचाओ आंदोलन के सहारे हमारे नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहे हैं उसके खिलाफ हो सके, और तथा ये देखने को मिले कि जो हमारी नर्मदा नदी है उस पर उनका जो रुख परिवर्तन करने का जो प्रावधान किया गया, बांध बना के पानियों को रोकने का प्रावधान किया गया, उसको रोकने के लिए, स्थगित करने के लिए क्या किया गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है कि निषेध आंदोलन, जो आपका देखा जाता है कि महिलाओं ने बड़े बड़े पैमाने पे जो फोर्थ आंदोलन किए गए थे आज़ादी के बाद, निषेध और शराब विरोधी आंदोलन। महिलाओं ने देखा गया कि हरियाणा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे ज़्यादा आपका देखा जाता है केरल व्यवस्था में जो शराबों और बोल सकते हो कि धूम्रपान है उन पर क्या किया, निषेध लगा दिया गया, यानी कि पाबंदी लगा दिया गया। ठीक है। महिलाओं ने अपने जो घर में हो रहे बर्बादी व्यवस्था, जो शराब से हो रहे नशे नशे की पदार्थ में पुरुष उसमें सम्मिलित हो जाने के बाद उनका जो बोल सकते हो कि मानसिक स्थिति तथा शारीरिक व्यवस्था धीरे धीरे जैसे जैसे पुरुषों यानी कि पुरुष नशे में लुप्त होने लगे, उनकी जो पारिवारिक व्यवस्था है वो खतरे में होने लगी। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, महिलाओं ने इस आंदोलन को बखूबी रूप में आगे बढ़ाया गया, ताकि जो उन पर हो रहे व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि पुरुष जिस तरीके से अब शराब पीकर मतलब महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं या फिर मार पीट रहे हैं, और परिवार व्यवस्था में वो अच्छे से नहीं रह रहे हैं, और ये भी देखने को मिल रहा है कि उन नशीली पदार्थों से पुरुषों की जो मृत्यु होने लगी है, उनकी संख्याओं की व्यवस्था को बढ़ने लगा है। तो इसीलिए महिलाओं ने आपका देखने को मिला कि अलग अलग क्षेत्रों में शराब का पाबंदी लगा दिया गया, नशीली पदार्थों का पाबंदी लगा गया। आंध्र प्रदेश में ताड़ी शराब विरोधी व्यवस्था आंदोलन भी शुरू कर दिया गया। ताड़ी जो होता है, आपके देखा जाता है कि किसी कोई गांव में रहता है ना, तो जो ताड़ का पेड़ होता है ना, अगर रामायण में देखा होगा तो आपने देखा होगा राम जी ने तीन सात ताड़ों को, सात ताड़ पेड़ पेड़ एक ही धनुष में तुम मारा था ना, बाली को मारने के लिए, सुग्रीव के भाई को बाली को मारने के लिए एक ही तीर में सात मारे थे ना, गिराए थे ना वो पेड़, वो आपका ताड़ का पेड़ कहलाता है। ठीक है। तो इसमें एक जो प्राकृतिक रूप में एक पाई जाती है, इस ताड़ के पेड़ में ताड़ी पाई जाती है, तो वो भी थोड़ा नशा का काम करता है। ठीक है। तो उस रूप में आंध्र प्रदेश में भी ये व्यवस्था नशीली पदार्थ में जोड़ा गया, और देखने को मिलता है कि कोई अगर व्यक्ति जोर जबरदस्ती अपनी इच्छा अनुसार नहीं पीता या फिर कोई जोर जबरदस्ती करता है, तो उसके रूप में हमारे कानून व्यवस्था का भी निर्माण किया गया। और सबसे पहली बात तो यह है कि भारत में कई क्षेत्रों में जो बोल सकते हो कि जो जिस तरीके से शराब है, बियर है या फिर कोई भी है, ठीक है, ये सभी प्रकार के जो नशीली पदार्थ है उनको वो स्थगित किया गया। बिहार के क्षेत्र में भी, केरल के क्षेत्र में भी
बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे देखा गया कि कानूनी व्यवस्था के अनुसार रोका गया है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद फिर हमारा एक लास्ट इसमें सब हेडिंग आ जाता है सहभागी संगठन। सहभागी संगठन यानी कि यहाँ पे ताड़ी व्यवस्था का यहाँ पे स्वरूप देखने को मिला कि जो महिलाओं ने जो बोल सकते हो कि निषेध किए थे, शराब निषेध किए गए थे, तो इन्होंने सहभागी यानी कि सबका भागीदार बनाते हुए इन्होंने इस बात को भी रखा कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष अपनी इच्छा अनुसार पी रहा है, तो उस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो स्वयं होगा, ठीक है? उस पर किसी भी प्रकार का कोई अन्य व्यक्ति भी ज़िम्मेदार नहीं होगा, ठीक है? तो इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्या है, राष्ट्रीय व्यवस्था तथा क्षेत्रीय व्यवस्था, राजनीति दल व्यवस्था, इन सभी के द्वारा क्या किया गया, महिलाओं के रूप में जो पुलिस व्यवस्था है, वो आपका बोल सकते हो लाठी चार्ज के रूप में भी देखा गया कि अगर कोई व्यक्ति ज़ोर ज़बरदस्ती या फिर अत्यधिक मात्रा में पीता है और गलत मतलब हरकतें करता है या फिर गलत तरीके से सड़कों पर चलता है, तो उस स्थिति में ये भी प्रावधान किया गया सहभागी आंदोलन के रूप में, संगठन के रूप में, कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति करा हुआ पाया जाता है तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे मतलब जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये हमारा सहभागी संगठन था। क्लियर हुआ? ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी के न्याय ट्रस्टीशिप ट्रस्टीशिप की अवधारणा क्या थी, समझाइए। यानी कि गांधी जी न्याय को लेके क्या मानते थे। न्यायाधीश व्यवस्था के रूप में गांधी जी का जो विचार रहा है न्याय के रूप में बहुत ही व्यवस्थानुगत रहा है। व्यवस्थानुगत यानी कि एक तौर तरीके के अंतर्गत रहा है। व्यक्ति के दृष्टिकोण में उसका मर्यादा महत्वपूर्ण रहता है। मर्यादा के रूप में अगर व्यक्ति रहता है तो उसकी आवश्यकता तथा उसकी सीमाओं का जो व्यवस्था है वो अपनी सीमाओं में रहकर अपना विकास करने में तत्पर हो सकता है, सक्षम हो सकता है। ईश्वर जो व्यक्ति को ईश्वर ने जो व्यक्ति को बनाया है उसका जो महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वो अपनी मर्यादाओं में रहकर अपना विकास कर सके तथा वो छोटे और बड़े पैमाने पर सभी लोगों का एक दूसरे का सम्मान करे। ये नहीं कि हाँ कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, इस तरीके से ना करे। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा जो ट्रस्टीशिप व्यवस्था का जो सिद्धांत लागू किया गया, उनके अच्छाइयों तथा उनके जो व्यवस्थाओं को, वो जो पूंजीवादी व्यवस्था है और समाजवादी व्यवस्था है, इन सभी व्यवस्थाओं को उन्होंने बखूबी रूप में जांच पड़ताल किया और सभी व्यवस्थाओं को एक के रूप में अंगीकृत करते हुए, कहने का मतलब है कि अंगीकृत करते हुए उन्होंने बताया कि जो इन तीनों का रुख है ना, इन तीनों का रुख क्या है कि पूंजीवादी, समाजवादी और व्यक्तिवादी। ठीक है, तो उसमें हमारा कल्याण छुपा हो। इनका क्या कहने का मतलब था कि जो पूंजीवादी है, समाजवादी और व्यक्तिवादी है, इन सभी व्यवस्थाओं के रूप में इन्होंने समाज को एक कल्याण व्यवस्था के रूप में देखा और इसी के तहत अमीर और गरीब के बीच जो जो बोल सकते हो कि भिन्नताएं थी, उसे मिटाने के लिए अहिंसक व्यवस्था के रूप में इन्होंने ट्रस्टीशिप का शुरुआत किया, ताकि समाज में जो बोल सकते हो भेदभाव रहा है ऊंच नीच का, उसे समाप्त किया जा सके। गांधी जी के अनुसार जो भूस्वामी है, भूस्वामी का मतलब होता है कि भूमि के स्वामी, यानी कि जो जमींदार है, और अमीर लोगों के जो अपनी संपत्ति है उनका न्यायपूर्ण व्यवस्था के रूप में जांच पड़ताल होनी चाहिए कि भाई उनका जो जमीन है वो खुद का है या नहीं है। तो इसीलिए गांधी जी ने धीरे धीरे अब क्या किया कि जो मजदूर वर्ग के जो स्तर के लोग हैं उन पर क्या है, उन्हें परिश्रम की व्यवस्था के रूप में उन्हें आगे बढ़ाया गया और न्याय दिलवाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, ट्रस्टीशिप का मतलब यही होता है कि न्याय दिलवाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो गांधी जी ने मौजूदा जो बोल सकते हो कि जो मजदूर लोग थे उन पर क्या किया गया कि उनके लिए अब जो जमींदार जो उन पर किसी प्रकार का अत्याचार कर रहे थे, तो उन जमींदारों के रूप में न्यायिक प्रणाली का स्वरूप तैयार किया गया और मजदूरों के लिए एक आदर्श समाज के लिए, एक आदर्श श्रमिक समाज के लिए, उनका विकास करने के लिए यहाँ पे क्या गया, न्याय का प्रावधान किया गया, जिसे हम न्याय के सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। तो न्याय के सिद्धांत के रूप में जो मजदूरी जो मजदूर मज, जो मौजूदा आपका देखा जाता है कि पूंजीवादी रहा है, तो पूंजीवादी जो हमारा बोल सकते हो कि जो श्रमिक थे, श्रमिक यानी कि मजदूर लोग थे, उनको अगर किसी प्रकार की समस्याओं का उत्पत्ति होता है या फिर किसी प्रकार का
उन पर अन्याय होता है, तो वो आपके बोल सकते हो न्याय सिद्धांत के रूप में अपने आप को आगे बढ़ सकते हैं और अपने न्याय व्यवस्था को पाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बोल सकते हैं कि इनके द्वारा जो प्रचलन किया गया ताकि हमारे न्याय की स्थापना हो सके, और जो एक ट्रस्ट के अनुसार, ट्रस्टीशिप का मतलब होता है कि एक भरोसे के अनुसार हम दोनों मतलब हम सभी एक दूसरे के साथ एक भरोसेमंद जीवन के रूप में अपने समाज को निर्माण कर सके। और गांधी जी के द्वारा इस उत्पत्ति की व्यवस्था करते हुए यहाँ पे समाज में ट्रस्टीशिप व्यवस्था या फिर न्याय व्यवस्था का प्रचलन किया गया, और कानून व्यवस्था के ऊपर कोई ना हो इसका ध्यान भी रखा गया, और न्यूनतम वेतन देते हुए सभी को समाज में समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाए, इस बात का भी ध्यान रखा गया। और धीरे धीरे इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य शुरू होता गया, और अपने अवहेलना के द्वारा आपका देखा गया कि गांधी जी के द्वारा ये देखने को मिला कि ट्रस्टीशिप का शुरुआत करते करते भारत में इन्होंने न्याय की स्थापना भी करी। अब उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के विभिन्न तरीके क्या है। हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के विभिन्न तरीके क्या हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। व्यक्ति को एक दूसरे से अधिक सामाजिक बनाकर समाज में बनाकर चलना पड़ता है, यानी कि व्यक्ति को अपने एक दूसरे से ज़्यादा समाज में बनाकर चलना पड़ता है, ताकि समाज में वो अपने आप को बोल सकते हैं कि सरवाइव कर सकता है, या फिर बोल सकते हो कि जी सके, समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका जी सके। तो जो सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने का जो स्तर है, वो हमें क्या बोल सकते हो, संस्थागत स्तर, जो आपका देखने को मिलता है कि संस्थागत स्तर इसका पहला पॉइंट मिलता है। तो मैं सिंपलीफाई में आपका बोल सकते हो सामाजिक सद्भाव। सामाजिक सद्भाव का मतलब ही होता है कि समाज को एक साथ लेके चलने की प्रक्रिया, कि हम देखते हैं कि हम अपने बोल सकते हो आस पड़ोस में सभी को इज्जत तरीके से बात करते हैं, तो वो हमारा सामाजिक सद्भाव कहलाता है। तो अभी ये हमारा जो इसमें हम सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो हमारा ये पहला पॉइंट है, संस्थागत स्तर। संस्थागत स्तर जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि समाज में सद्भाव का जो लक्षण है उसको बढ़ावा देने का सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, वो आपका संस्थागत तरीका माना जाता है, जिसके तहत हम अपनी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निजी कौशल व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, हम संस्था का निर्माण करते हुए सभी को समाज में एकजुट करके सभी समाजवासी के रूप में अपने आप को आगे बढ़ा सके, वही हमारा संस्थागत स्तर कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारा अगला जो सेकंड पॉइंट आता है, सहानुभूति की विकास विकसित करना। सहानुभूति, सहानुभूति मतलब सिंपैथी विकसित करना। अब जैसे कि सामाजिक व्यवस्था में जो समाज में आप रह रहे हो, उनकी भावनाओं की जो व्यवस्था देखी जाए, तो अगर समाज में अगर रह रहे हो तो समाज में भाई दुख, किसी के घर में दुख भी हो गया, किसी के घर में मृत्यु हो गई, तो वो आप क्या करते हो, समाज में जाकर मतलब आस पड़ोस में जाकर उनका क्या मतलब दुख पीड़ा बांटने का प्रयास करते हो, या फिर बोल सकते हो कि उनके दुखों में सम्मिलित होने का प्रयास करते हो, ताकि उनको एक अच्छा या फिर बोल सकते हो बेटर फील हो। तो ये हमारा सहानुभूति को विकसित करना। ठीक है, ये हमारा सामाजिक सद्भाव के रूप में देखा जाता है, ताकि हम अपने समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेके तथा एक प्रेम की भावना में, एक प्रेम के डोर में बांध के आगे बढ़ सके। ये हमारा बोल सकते हो सहानुभूति की व्यवस्था के रूप में विकास करना इसका महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? अब हमारा अगला पॉइंट है सहयोगिता को हासिल करना। सहयोगिता यानी कि जो लोग एक साथ हैं, एक साथ अपने आप को आगे बढ़ रहे हैं, तो भाई हम दूसरे लोगों को भी सपोर्ट करके समाज में एक सद्भाव की स्थिति स्थापित कर सकते हैं। समाज के सभी लोग जो एक दूसरे के रूप में आपका देखा जाता है कि जेलियस फील करते हैं, उसको ना करके हम छोटे स्तर के लोग को भी और बड़े स्तर के लोग को भी, सबको एक साथ में व्यवस्थाओं को रूप में हम क्या है, एक समूह के रूप में आगे बढ़ा सके, एक समूह का समर्थन कर सके, और समूह बना के हम क्या है, भविष्य के रूप में अपने आप का विकास कर सके, वो हमारा सहयोगिता का हासिल करना कहलाता है। यानी कि हम जब एक दूसरे के सहयोगी बन जाएंगे तो समाज में सद्भाव की स्थापना हो जाएगी, यानी कि समाज में एक ऐसा स्वरूप निर्माण हो जाएगा जिसमें हम सभी को साथ लेकर चलने के प्रावधान को लेके देखेंगे। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हमारा अंतर समाप्त करना,
यानी कि देखो समाज में हमारे बीच अगर अंतर की भावना रहेगी कि भाई नहीं यार ये तो काला है, अरे नहीं यार ये तो अमीर है, अरे नहीं ये गरीब है, तो ये अंतर हो गया ना, अंतर कर रहे हैं ना। अगर ये यहाँ से हम समाप्त कर देंगे तो सिंपलीफाई है कि आपका देखा जाएगा कि समाज का जो सद्भाव की स्थापना हो जाएगी, यानी कि सभी समाज के जो बोल सकते हो ब्राह्मण हो गया, चाहे आपका बोल सकते हो कि जो चमार हो गया, चाहे आपका बोल सकते हो कि कोई भी कास्ट का हो गया, चाहे आपका बोल सकते हो राजपूत हो गया, चाहे आपका कोई भी हो गया, ठीक है। तो उन सभी के अनुसार क्या है, सभी को हम सभी अंतरों को समाप्त करके हम एक समाज का, एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे, जिसका वो समाज जिसमें हम सभी को एक साथ लेके आगे बढ़े, तो वो हमारा सामाजिक सद्भाव कहलाता है। का ये आपका पॉइंट बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जो कि आपका लास्ट पॉइंट है, मित्रता के लिए सामाजिक समूह। यानी कि मित्रता के लिए सामाजिक समूह जैसा कि मान लीजिए हमारा समाज है, समाज में भाई हम सभी को एक मित्र के रूप में देखेंगे, सभी लोगों को एक मित्र के रूप में देखेंगे, तो हमारा समाज का सद्भाव की स्थिति हमारे समाज में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? क्योंकि हम सभी मित्र को अपने मित्र को क्या करते हैं भाई, अपने मित्र के साथ अपने आप का विकास करते हैं, अपने मित्र के भी विकास करने का भी प्रावधान करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखने को मिलता है कि महत्वपूर्ण पॉइंट में से एक है। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ये देखा कि सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के तरीके क्या हैं। यानी कि सामाजिक सद्भाव, मैं फिर से रिपीट करता रहा हूँ, क्या होता है, समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर बढ़ना और अपना विकास करना वो शामिल होता है। तो ये आपका पॉइंट है जिनके माध्यम से समाज के सद्भाव की स्थिति उत्पन्न होती है या फिर आगे बढ़ती है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब हम बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन का। पर्यावरण आंदोलन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक क्षेत्र में ये क्या सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं? ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव परिवर्तन क्या लाते हैं? इन आंदोलन के शुरू होने का क्या कारण थे? ठीक है, तो पर्यावरण आंदोलन, पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया आंदोलन ही पर्यावरण आंदोलन कहलाता है, ठीक है। जिसमें हमने ये देखा कि पर्यावरण पर किसी भी प्रकार की जो हानि हो रही है, उन हानियों से बचाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित पहुंचाने के लिए जो आंदोलन किए गए वही आपका पर्यावरण आंदोलन कहलाता है। ये था पर्यावरण का आंदोलन की परिभाषा, ठीक है। अब सामाजिक क्षेत्र में क्या सकारात्मक, सामाजिक क्षेत्र में जो पर्यावरण आंदोलन है, जिसके कारण समाज के हर एक वर्ग जो है पर्यावरण में निवास करता है, अगर इन पर्यावरण को ही हम हानि या फिर इन्हें हम खराब या फिर हम जो वृक्ष पर्यावरण में पाए जा रहे वृक्ष है उनको सफाई करके, जंगलों की सफाई करके हम अपना विकास करेंगे, तो हमारा एक ऐसा समय आएगा जिसमें हमारा समाज पूर्ण रूप से जो प्रकृति की, जो बोल सकते हो कि क्रूर व्यवस्था है, या फिर प्रकृति की जो बोल सकते हैं कि जो उसकी जो सहनम शक्ति है वो खत्म होने के बाद हमसे वो रिवेंज इस प्रकार लेगी, जैसे कि भूकंप, सुनामी, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, धरती धरती का फटकर अलग होना, इस प्रकार से आपका क्या है कि पर्यावरण भी हमें हमें बदला लेगी। तो इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण आंदोलन किए गए, जिसके तहत समाज की व्यवस्थाओं में, समाज की जो व्यवस्था रही है जिसमें हमारा जो समाज में आज कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रहा है, और आपका देखा जाता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमारा जो ओजोन लेयर, ओजोन परत जो छेद हो रहा है उसमें, जिसके कारण जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसे उस बोल सकते हो कि जो आपका देखने को मिलता है वो कैंसर का कारण बनता है, अलग अलग बीमारियों का कारण बन रहा है, वो दिन प्रतिदिन हमारा समाज उसकी चपेट में आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को सुरक्षा पहुंचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ताकि इन खतरों से बचा जा सके और एक समाज का जो स्थिर है, उसका जो तालमेल है, उसको महत्वपूर्ण रूप से उसका जो तालमेल है बरकरार रखा जा सके, इसीलिए पर्यावरण आंदोलन किए गए, जिसके कारण समाज का जो क्षेत्र है उसका सकारात्मक प्रभाव यही पड़ता है कि समाज का हर एक व्यक्ति प्रदूषण व्यवस्था से धीरे धीरे बच रहा है, या फिर वन्य जीवन की जो रक्षा हो रही है, जो कि हमारे आने वाले भावी पीढ़ी में भी उसकी व्यवस्था का अस्तित्व बरकरार रह सकता है।
ठीक है। अब जो पर्यावरण है जिसमें हमारा वन्य जीवन की सुरक्षा भी शामिल है या फिर उनकी रक्षा करना भी शामिल है, जिसके तहत हमारे समाज में उनका अस्तित्व भी हमें पता है कि कौन से जानवर हमारे समाज में पाए जाते हैं। तो हमारे आने वाले पीढ़ी की व्यवस्था में उनका समापन ना हो सके, उनका समाप्ति ना हो सके, इसीलिए पर्यावरण आंदोलन यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित पहुंचाने का लिए पर्यावरण आंदोलन किए गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। पर्यावरण आंदोलन जो कि आंदोलन के रूप में एक समझा जाता है, ये आंदोलन महत्वपूर्ण रूप से बहुत ही अत्यधिक माना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए प्राकृतिक व्यवस्था का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको बचाने के लिए ये आंदोलन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये पर्यावरण आंदोलन होना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इससे हमारे पर्यावरण को बचाने का एकमात्र यही जरिया है। हमारे पर्यावरण में जो आज वृक्षों की इतनी बड़ी मात्रा में कटाई हो रही है, उनको सुरक्षित पहुंचाने के लिए हमारा ये आंदोलन बेहद ही महत्वपूर्ण आंदोलन या फिर बोल सकते हो कि सकारात्मक तरीके से देखा जाता है, ताकि हमारे पारिस्थितिक तंत्र की व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके और हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र की व्यवस्था में यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा सके। अब एक जो विद्वान आते हैं डॉक्टर वंदना शिवा के अनुसार आंदोलन प्रमुख सामाजिक निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्यावरण को सुरक्षा करना हमारा एकमात्र लक्ष्य नहीं, पर्यावरण पर हम निर्भर हैं। मनुष्य पर्यावरण के अनुसार ही चलता है, ना कि पर्यावरण मनुष्य के अनुसार चलता है। पर्यावरण में मनुष्य रहता है, ना कि मनुष्य में पर्यावरण रहता है। इट मीन्स कि पर्यावरण सर्वोपरि है, ना कि मनुष्य सर्वोपरि है। ठीक है, तो पर्यावरण को बचाना ही हमारा मात्र लक्ष्य है, ताकि मानव का अस्तित्व पर्यावरण पर निर्भर है। मानव जो जीवित है वो पर्यावरण की भूमिका पर या फिर भूमि पर ही जीवित है। अगर पर्यावरण का दोहन ना रोका जाए या फिर उसे ना बचाया जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि मानव का अस्तित्व धरती से विलुप्त हो जाएगा या फिर समाप्त हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण आंदोलन करना आवश्यक है, ताकि हमारे प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ हमारे मानव संसाधन को भी रोका जा सके खत्म होने से। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के लिए आपके वैल्यूएबल क्वेश्चंस में से सब में से आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए। आप लोगों के एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसके जो फर्स्ट पार्ट है, अब मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।